नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर हमारे पास आया है, आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय वायुसेना, जो भी आपके वायुसेना द्वारा आपकी एयर से जो सिक्योरिटी करी जाती है पूरे देश की, उसके रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। तो दो 327 327 वैकेंसी यहाँ पर आप सभी के लिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के अंदर निकाली गई हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। ये अभी आपको डेट दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर क्लियर यही चीज़ डाली हुई है, हर जगह पे आप देखेंगे बार बार स्लाइड चेंज हो रही है और सेम ही चीज़ आपको ये दिख रही है। ये अभी के लिए सबसे बड़ा अपडेट है भारत देश के लिए। जो लोग भी भारत देश में मुझे इस जानकारी को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ, भारत देश में भारतीय वायुसेना के अंदर 1 से लेकर 30 दिसंबर के बीच फॉर्म भराए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बहुत तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करी जा रही है। एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद जो भी इनका प्रोसेस होगा मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा। उसके बिहाफ पर ये आपको जॉब देंगे, लेकिन आप अपने खुद के रिस्क पर, खासकर फ्लाइंग वाले जो होते हैं पोस्ट, उन पे तो आप अपने खुद के बिहाफ पर पोस्टों को अप्लाई करना। सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, ना कि सिर्फ ग्राउंड ड्यूटीज़ हैं, ना कि सिर्फ ग्राउंड पर आपको जॉब करनी मिल रही है, बल्कि फ्लाइंग में भी, यानी कि एयरक्राफ्ट के अंदर भी यहाँ पर जॉब मिल रही है। यानी कि आपको ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि आपको एयरक्राफ्ट को चलाने का भी मौका मिलेगा। यानी क्राफ्ट के अंदर भी ये जॉब रहेगी, जो कि एक, मैं समझता हूँ कि उसको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही अप्लाई करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। तो उसके बारे में सभी लोग पहले ध्यान से सुन लें। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के, भारत देश के अंदर एयर फोर्स जो है, इंडियन एयर फोर्स जिसको कहा जाता है, सब लोग आपको उसको आईएएफ कहते हैं आप सभी लोग, उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। अब ये जॉब तो गवर्नमेंट है, आप जैसा जानते हैं, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स, जो कि गवर्नमेंट में आता है। अब इसके अंदर जो जॉब रहेगी वो बहुत तरह तरह के पोस्टों की रहेंगी। कितनी वैकेंसियां हैं, किस किस की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां हैं, रिजर्वेशन है या नहीं है, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, क्वालिफिकेशन और सैलरी, क्या काम करना है किस पोस्ट पर, और कब से कब तक फॉर्म भरना है, और फॉर्म के फीस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिल रही हैं। सभी लोग अगर इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आप सभी को आसानी रहेगी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, कोई सी भी जगह हो भारत देश में, सभी के लिए ये जानकारी रहने वाली है। इस जॉब से जुड़े हुए सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो इस जॉब पे अप्लाई करने के। चलिए भाई, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट पर भी आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है, इसी का अपडेट यहाँ पर चलता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए हम आ जाते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। हम जो मेन मेन बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, अब ये देखिए हर साल होता है ये एंट्रेंस, ये कॉमन एडमिशन टेस्ट करके है। यानी कि इसको हम AFCAT बोलते हैं। CAT हो जाएगा कॉमन एडमिशन टेस्ट, और AF मतलब एयरफोर्स। तो ये 2024, यानी कि अभी आप 2024 वाले ईयर में ही जॉब को ले पाएंगे। अभी आप फॉर्म भरेंगे इस वाले मंथ में। आपको बता दूं, फॉर फ्लाइंग ब्रांच, यानी कि जो फ्लाइंग ब्रांच होती है, जो ऊपर आपको दिखता होगा आसमान में, आपने कभी देखा हो तो आपको एयर फोर्स के जो है क्राफ्ट दिखेंगे। तो वो जो क्राफ्ट है वो आप ही में से लोग वहाँ जाते हो, जॉब करते हो, फिर उसको जाके वहाँ पे चला रहे होते हो, तो फ्लाइंग ब्रांच हो जाता है। दूसरा ग्राउंड ड्यूटी, मतलब कि वो लोग जो कि जो आपके एयर फोर्स के अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं, यानी अलग अलग जहाँ पे भी वो बनाए गए हैं, जहाँ पे वो ग्राउंड से भी वहाँ पर जो है तैनात रहते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी पर भी आपको बता दूं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस रहेंगे। टेक्निकल, कुछ लोग टेक्निकल रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं, उन सभी के लिए। और NCC स्पेशल एंट्री भी रहेगी, नेशनल कैडेट कोर्प्स वालों की स्पेशल एंट्री रहेगी फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जनवरी 2025। अब ये कोर्स कब शुरू हो रहे हैं? 2025 से, आप समझिए नेक्स्ट साल में, अगले साल में जाके शुरू होगा ये। फॉर्म अभी भराया जा रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को। एग्ज़ाम 24 में रहेगा और 25 में यहाँ पर आपका कोर्स स्टार्ट होगा, और ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की डेट्स आपको बता दूं, 1 से लेकर 30 दिसंबर तक फॉर्म भरिए, रात के 11 बजे तक। 11 से पहले पहले सभी लोग फॉर्म भर देना इसमें।
फॉर्म कहाँ से भरेंगे, जो आपको ये वेबसाइट दिखाया वहाँ से आप भरेंगे। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन, महिला पुरुष सभी लोग, दिस इलाइट फोर्स एज ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड। देखिए आप लोग ग्रुप ए के गैजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं जो कि फ्लाइंग के लिए रहेंगे, एंड ग्राउंड ड्यूटी पर भी अगर बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में रहेंगी। इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका आपको बता देता हूँ कब कब हो रहा है। ये टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं, 16, 17 और 18 फरवरी को रेडी रहें सभी लोग। 2024 में आप सभी का एग्ज़ाम इस दिन लिया जाएगा, जिसको आप एफ सेट बोलेंगे। एफ 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 कैट इस एग्ज़ाम को बोला जाता है। इस एग्ज़ाम को शॉर्ट में बोला जाता है। और ये एग्ज़ाम आपका 16, 17 और 18 फरवरी में रहेगा 2024 वाले ईयर में। सभी लोग भारतीय, सभी लोग जो भी देख रहे हो, आप सभी लोग रेडी रहें। बहुत अच्छे जॉब है, इसको छोड़ना मत, मिस मत करना अगर आप एलिजिबल हो। देखिए इन्होंने बोला है, और देयर एडमिशन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। देखिए साहब इन्होंने बताया है, आप अपनी एलिजिबिलिटी देख के फिर अपने इसमें फॉर्म पे अप्लाई कर देना। एंट्री ब्रांच, और आपको बता दूं कि एंट्री और मतलब कि किस किस कौन कौन से ब्रांच में है, और कोर्स नंबर यहाँ पर दिए गए हैं आपको, और वैकेंसियाँ बताई गई हैं। तो फ्लाइंग में तो आपकी पुरुषों को 28, आप देखिए महिलाएं भी फ्लाइंग के अंदर जाती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखेगा 10 महिला रहेंगी वहाँ पर, और 28 पुरुष रहेंगे, मेल रहेंगे। और ग्राउंड ड्यूटी पे आपको बता दूं टेक्निकल पोस्टों में 104 लिए जाएंगे एईएल में, और एईएम की मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब क्या है। एईएम 45 लिए जाएंगे। और महिलाओं में एईएल को ग्राउंड ड्यूटी में 11 ली जाएंगी, और एईएम में 5 ली जाएंगी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आप देखो तो वेपन सिस्टम्स ब्रांच के अंदर 15 लोगों को लिया जाएगा। एडमिन 44 चाहिए इनको। एलजीएस लॉजिस्टिक्स शायद इसका मतलब ये रहेगा 11 लेंगे। एसीसी टीसीएस 11 को, और ईडीएन 8, और एमईटीवी 9। तो आप ये देख लेना, महिला पुरुष सभी लोग यहाँ से समझ लेना। जो फ्लाइंग में नेशनल कैडेट कॉप वाले स्पेशल एंट्री लेंगे उनके लिए 10% वैकेंसी आए टोटल आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर पीसी, एंड 10% उनकी रहेगी एसएससी वैकेंसी फॉर एसएससी। मतलब कि आप समझिए जो मैंने आपको ऊपर ये वैकेंसी बताई, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने आपको ये वैकेंसी बताई थी फ्लाइंग में, तो यहाँ पर आप जो वैकेंसी देख रहे हो 28 देख रहे हो ना, महिला पुरुष, अब दोनों कर दें कंबाइंड तो ये हो जाएंगी 38 वैकेंसी में से एनसीसी वालों की वैकेंसी हो जाएंगी 10%, यानी कि आप 4 लोग यहाँ से आप इसमें सिलेक्ट होगे अगर आपके पास एनसीसी स्पेशल एंट्री रहेगी। अब ये एसएससी मतलब हो जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये एसएससी हो जाता है। ठीक है, और ये पीसी का मतलब आगे क्लियर करूंगा। इज 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। देखिए 14 ईयर कम नहीं होते हैं, 14 साल के लिए आपको यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच में डाल दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट सर्विस में भी आपको 14 साल सर्विस में रख देंगे। 14 साल आप लोग यहाँ कर सकते हो फ्लाइंग वाले में एससीसी के अंदर। और इनिशियल टेन्योर ये जो ग्राउंड ड्यूटी वालों का बता रहे हैं वो 10 साल का रहेगा। एन एक्सटेंशन फॉर 4 ईयर मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट और वैकेंसी को देखते हुए और आपकी ज़रूरत को देखते हुए ये लोग आपके 4 साल और बढ़ाएंगे। यानी जो ग्राउंड पे ड्यूटी करेंगे उनको 10 साल काम करना है, यहाँ पे 4 साल उनका एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर उनका सर्विस अच्छा रहता है। अब पीसी मतलब हो जाता है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन। एक परमानेंट कमीशन होता है एट अ लेटर डेट वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी। ये परमानेंट कमीशन वो होता है कि एक आपकी परमानेंट जॉब हो गई, आपको अभी तो नहीं हटा रहे वो जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। और एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस वाला जो कमीशन रहता है उसमें आपका ये रहता है कि अगर आपकी एसएससी में वैकेंसी है तो वो एक फिक्स समय के लिए रहेगी। उसके बाद आपको कह दिया जाएगा कि भाई अब आपका सर्विस हो गया, अब आप जो है दूसरी जगह जॉब देख सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर काम अब हो गया, ये चीज़ वो कह सकते हैं। एसएससी ऑफिसर आर नॉट एंटायर, देखिए एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। तो एसएससी ऑफिसर को पेंशन नहीं मिलती क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्विस के लिए लिया जा रहा है, वो एक रिटायरमेंट के पीरियड तक के लिए नहीं ले रहे हैं। वो 14 ईयर आपको बता दिया उसके लिए। अब भारत के सभी लोग फॉर्म भरेंगे इसमें। और एज की बात करें तो फ्लाइंग वालों के लिए 20 से 24 वाला सभी लोग याद रखें एज। ये आपकी देखिए इन्होंने बोली 1 जनवरी 2025 को के हिसाब से, तो आप इस बात को समझिए कि
कि अभी जो लोग 20 साल के नहीं भी हुए, 2024 के किसी महीने में 20 साल के हो रहे हैं तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब उसके बाद हो रहे हैं। मतलब कि अ, इतना ध्यान रखें कि अभी अगर जो लोग 24 से प्लस हैं वो लोग फॉर्म ना भरें, 24 से नीचे वाले फॉर्म भर दें। और अपने डेट को चेक करें, आप इस डेट को देख लो, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच की डेटों को ध्यान रखना। अपर एज लिमिट जो है फॉर कैंडिडेट की होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो जो कि डीजीसीए ने जो है आपका इशू कर रखा हो, इस रिलैक्सेबल उनको जो है 26 साल तक फॉर्म भरने की जो है परमिशन रहेगी। चलिए आगे आ जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए 20 से 26 साल रहेगी। उनको यहाँ पर दिख रहा होगा मैरिटल स्टेटस में बोल रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग डिस्चार्ज एंड ऑन हिम बाय द गवर्नमेंट। तो जो लोग भी मैरिड हैं फॉर्म ना भरे, मैरिटल में आप देख लो, अगर आप अनमैरिड हो तो फॉर्म भरना। बाकी ये सारी जानकारी आप यहाँ से रीड करना, ये सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। 10th का 12th का सर्टिफिकेट आप सभी लोगों के पास हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ध्यान रखना, फ्लाइंग ब्रांच में, अगर फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये रहेगा कि आपका आपका 12th पास होना जरूरी हो, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर डिग्री। आपके पास 12th पास प्लस ग्रेजुएशन 3 साल की डिग्री के साथ होनी चाहिए, वो भी 60% के साथ। मतलब कि जो लोगों ने 12वीं पास करा मैथ्स और फिजिक्स के साथ, यानी वो लोग जो पीसीएम और पीसीएमबी वाले हैं साइंस स्ट्रीम से, वो फॉर्म भरेंगे, प्लस ग्रेजुएट होंगे किसी में भी, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड और बीएलएड, और जो भी आपके ग्रेजुएशन में बैचलर में आ रहे हैं वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। सपोज अगर कोई इंजीनियरिंग वाले हैं तो 60% के साथ वो भी फॉर्म भर पाएंगे। बाकी सब लोग आप यहाँ से देख लेना। ये फ्लाइंग के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो अगर आप साइंस स्ट्रीम और के साथ पास हो प्लस ग्रेजुएट हो। ग्राउंड ड्यूटी में कह रहे हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर इनको जो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये ले रहे हैं कैंडिडेट का जो है 50% के साथ साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ उसका 12th पास हो और लेवल एंड 4 साल का उसका जो है ग्रेजुएशन रहा हो। इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वो देख लेगा वो कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी से। 60% मार्क्स आपके यहाँ मांगे जा रहे हैं, तो ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ दिख रहे हैं पॉइंट, इनको रीड कर लेना सभी लोग। एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए इनको, वो भी 12वीं पास चाहिए, लेकिन उसने 4 साल की ग्रेजुएशन करी हुई हो मैकेनिकल फील्ड में। बाकी पॉइंट आप सभी लोग यहाँ से देख लेना। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंदर वेपन सिस्टम ब्रांच में ये कैंडिडेट को लेंगे तो वो 12वीं पास लेंगे, और ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं आपसे 3 साल का डिग्री का ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक वाला भी 12वीं पास, ग्रेजुएशन 60% के साथ किसी भी फील्ड में, तो आप सभी लोग यहाँ से देख लेना। अकाउंट ब्रांच का भी आप देख सकते हैं यहाँ से। एजुकेशन वाले में ये अलग लेंगे, और एजुकेशन देखिए, आप मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इसमें, यहाँ पे अकाउंट ब्रांच के अंदर ये 12वीं पास ले रहे हैं ग्रेजुएट 60% के साथ, चाहे वो बीकॉम डिग्री हो सकता है 3 साल का, बीबीए हो सकता है, और वो बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। बीएससी भी ये ले लेंगे। और इसके बाद सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री एंड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन होने चाहिए। मेट मेटियोरोलॉजी, आपकी अगर आपने जो मेटीरियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं उनके बोला गया है कि उनको 12वीं पास बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स और मैथ्स के साथ 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है कुछ वैकेंसियां, वो यहाँ से आप देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये जो आपका हाइट और वेट से रिगार्डिंग जो ये बोल रहे हैं, मेडिकली और मेडिकली फिट मांग रहे हैं, फिजिकल फिट मांग रहे हैं, तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखना इसमें। अप्लाई करने के लिए जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर लो और अप्लाई कर दो, सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। वही जो आपको हर बार बताया जाता है वही सब फॉलो करेंगे आप यहाँ पर।
ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का जरूरत रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, आप फॉर्म में अपलोड करो और इसमें सबमिट करो। और इसमें एक और इसमें आगे क्या बोला गया है, एडमिट कार्ड आप 30 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हो। 2024 के 30 जनवरी को सभी लोग रेडी रहो, उस दिन आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। हाँ, फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं भाई, 550 रुपये प्लस जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी 18% लेके चलना आप सभी लोग। ये AFCAT वाले एंट्री वालों के लिए रहेगी। और याद रखिएगा ये फीस वापस नहीं होगी, तो आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से फॉर्म की फीस भर के ही इस जॉब को लें। ये पूरा प्रोसेस बताया है फॉर्म के अंदर, कैसी कैसी डिटेल पूछी जाएंगी और क्या क्या रहेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग फॉलो करो बिल्कुल ध्यान से। क्वालिफिकेशन डिटेल आप देखोगे, एजुकेशनल लेवल में आपको बताया जा रहा है ये सब। आपसे बोला जाएगा आप एक चीज़ चूज़ करो, तो आप इसमें देखना इसमें आपका क्या है, +2 प्लस ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं अगर आप, या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि डुअल डिग्री एक साथ कर लेते हैं लोग, जिससे कि वो अपना ईयर बचाने के चक्कर में वो सोचते हैं कि एक ही बार में कर लें हम मास्टर और बैचलर दोनों कंबाइंड करके। तो वो लोग भी, तो सभी लोग अपना यहाँ से देख लेना। ये पूरा प्रोसेस है, आपसे यही सब इसी तरीके से पूछा जाएगा, आप देखोगे फॉर्म में यही सब मिलेगा। 5 चॉइस आपसे भराई जाएंगी एग्जाम सिटी की, 5 में से आपको चूज करनी है आपको कितनी जगहों पे जाके एग्जाम देना है। किसी भी एक पर दोगे आप, 5 जगह आप चुन लोगे यहाँ पर। एनओसी देंगे वो लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि भाई जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस पर अप्लाई कर रहे हो। एनसीसी क्या होता है, अभी कुछ लोगों को ये रहेगा कि भाई नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है क्या, हमें यही नहीं पता, हम आज सुन रहे हैं पहली बार, उसके बारे में जान लो। जिससे कि अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अर्ली एज होंगे, मेरे को अभी ऐसे लोग भी होंगे जो इस एज के हुए भी नहीं है और वो इस जॉब के बारे में देख रहे हैं। तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ये करो, एनसीसी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। और इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले उसके बारे में जानो, क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे होते हैं जॉब्स के अंदर, और ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब में। ये देखा गया है, मैंने कई जगहों पे देखा है इस चीज़ को। हाँ, अब एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर, पहली शिफ्ट यहाँ पर रहेगी, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम जो रहेगा वो स्टार्ट होगा 10 से 12 में, और दूसरा वाला 3 से 5 में, सेम डे में, 16, 17 और 18 फेब में ये एग्ज़ाम आपका होगा। 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और इसमें जो आपका एंट्रेंस जो बंद करा जाएगा उसके रिगार्डिंग इन्होंने बता दिया, मेनली हाफ आवर पहले बंद कर देते हैं हर जगह पे गेट। 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आपके, जो आपका AFCAT एग्जाम लिया जा रहा है उसके अंदर कह रहे हैं आपसे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, जो कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन 300 नंबर में करने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन आप ऐसा कह सकते हो कि 3-3 नंबर का आ रहा है। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव यानी MCQ में दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा। एक एक नंबर हमेशा घटाया जाएगा अगर आप कोई भी आंसर गलत कर देते हो, ये इन्होंने बताया, यानी कि ये आपका नेगेटिव मार्क यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन याद रखना है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया है, इसको यूज़ करके ये लोग आपके रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं 16, 17 और 18 3 दिन एग्जाम हो रहा है, इसलिए ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। ये सारा आपको बताया गया है कि आप देखें तो MIJ का मतलब क्या है, तो उसका मतलब यहाँ पर आपने इन्होंने बताया गया है, तो सब लोग यहाँ से देख लेना। इन्होंने वेक्टर की चीज़ को यूज़ करा है, वेक्टर को इन्होंने यूज़ करके पूरा फॉर्मूला रेडी करा है। जिन्होंने वेक्टर मैथ्स में देखा होगा उनको अच्छे से समझ आएगा, बाकी आप यहाँ से देख लेना। अब मैं आपको आप सिलेबस एक बार क्लियर कर दूँ। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस completion, filling in of correct word, synonyms, antonyms और clause test, और फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ दे दिया उसमें बीच में गैप रख दिए और कह दिया भाई यहाँ पे क्या आएगा आप बता दो। आइडियम्स और फ्रेसिस और एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया भाई, बिगाड़ के रख दिया पूरा और कह दिया इसको सही करो। सपोज आप वहाँ पे लिखा है माई नेम इज़ रोहन और वहाँ पे लिख दिया है माई रोहन नेम इज़,
तो इसको आप करेक्ट करो। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी सेंटेंस रीअरेंजिंग। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक सेंटेंस दिया, उसमें एक वर्ड आपको लगाना है, वो सेंटेंस पूरा हो जाए, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका पूछेंगे इतिहास बता दो, भूगोल ज्योग्राफी बता दो, खेल बता दो कौन कौन से ऐसे खेले जाते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, आर्ट कल्चर, पर्सनैलिटीज़, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूछ रहे हैं, ये आप देख लो। इसमें स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, आप एक प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हो। एक वेबसाइट यहाँ पर जो आपको दी गई है, सेम वेबसाइट पर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहीं पे एक प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं। आप लोग तैयारियाँ कर लो पहले ही, टेस्ट दे दे के आपको आसानी रहे इसमें अपना निकालने में इस एग्ज़ाम को। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट कैसे होता है, आप जाओगे तो क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे सेंटर पर, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या आप एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते हो। हाँ, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर और एजावल, अमृतसर, अलवर। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में, अमृतसर पंजाब में, अम्बाला, अलवर, बरेली और भटिंडा, भटिंडा पंजाब में हो जाएगा, और बेलागवी और बेंगलुरु, बरहमपुर, भागलपुर, भिलाई, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, और भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके हिसाब से आगे बढ़े तो भुज, भुज ये हो जाएगा गुजरात, बीकानेर, चंडीगढ़, मोहाली और चेन्नई, छपरा, छत्रपति संभाजी नगर, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली एनसीआर एंड, और इसके अलावा धनबाद, डिब्रूगढ़ और दीमापुर, दीव और दमन एंड दीव वाला ये दीव है। उसके अलावा दुर्गापुर, फरीदाबाद और गंगानगर, गंगटोक गया, गया और ये गंगटोक गाजियाबाद। इसके बाद गोरखपुर, गुंटूर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्द्वानी, हिसार, हुबली और हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर। आप देख सकते हो कितनी जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है। आप इसमें देखोगे तो काफ़ी सेंटर मिल जाएंगे आपको, आसपास तो बहुत सेंटर मिलेंगे आपके, आपको सिर्फ 5 चूज़ करने हैं। मैं तो इतना समझता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य वालों को तो वैसे ही बहुत सेंटर मिलेंगे, क्योंकि उनका राज्य स्पेशली काफ़ी बड़ा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आराम से सेंटर यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी यहाँ पर। वो एक एज फिक्स्ड बाय द, आप देखिए यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स करेंगे आपके, कि आप इतने नंबर जरूर लाओ एग्जाम में, तभी आप आगे जाओगे, उस तभी वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे आगे। फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं, कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि वो फिजिकली फिट हो। जब वो आप एस एस बी करके एक होता है, एक एग्ज़ाम सा होता है एस एस बी, फिजिकल फिटनेस से रिगार्डिंग होता है ये। इसमें ये होता है यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन अ 1 माइल, यानी कि 1.6 किलोमीटर्स आपको जो है 10 मिनट में आप जो है भाग सके, रन कर सकें, 10 पुशअप्स कर सकें और 3 चिनअप्स कर सकें, ये आपका एक एबिलिटी होनी चाहिए। ये एसएसबी से पहले आप सभी लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहो, जिससे कि आपके एसएसबी में जब हो तो आप ये चीज़ पास कर सको। टैटूज से रिलेटेड अगर किसी के बॉडी पार्ट पर टैटू है या बनवाने वाला है कोई कैंडिडेट मेल फीमेल, तो उसके बारे में ध्यान दे, उसको इन्होंने बताया है, उसको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर वो टैटू है तो उसको हटवाए, और वो सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। नारकोटिक्स का यूज़ करना बैन है। कैंडिडेट में बी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी ड्यूरिंग मेडिकल एंड sufficient sufficiently during training, service career as an officer. If candidate is found to be using in profession of narcotics during any time of training, service career, देखिए आप ट्रेनिंग के समय नारकोटिक्स को यूज़ ना करें, जो लोग करेंगे उनके लिए वहाँ पे परेशानियाँ बढ़ेंगी, आप समझ लेना, आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा यहाँ से। तो ये सब ध्यान देना होता है, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। वन इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, कैंडिडेट हु फेल इन द, मतलब ये कह रहे हैं लाइफ टाइम में फ्लाइंग ब्रांच में एक ही बार लेते हैं, अगर आप इसमें फेल हो गए तो दोबारा नहीं दे पाओगे, उसके रिगार्डिंग कुछ बता रहे हैं, आप इसको रीड कर लेना।
टू एंड फ्रो ट्रेवलिंग फेयर बाय द चेयर कार फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको ये आने जाने का खर्चा देंगे एग्जाम के लिए, और किसको देंगे वो सारी जानकारी यहाँ बता रहे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी भाई? तो फाइनल मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपका एग्जाम लिया, एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स रख के आगे भेजा, वहाँ से फिजिकल करा, मेडिकल करा, ये सब करा, इंटरव्यू करा, डीवी करा, सारा कुछ करने के बाद उसके ट्रेनिंग से पहले ही आपका एक मेरिट लिस्ट बना देंगे। उसके बाद ये आपको फिर ट्रेनिंग चालू कराएंगे, जनवरी 2025 में कराएंगे ट्रेनिंग स्टार्ट। अब ये पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग कितने समय के लिए रहेगी। हर कोर्स की ट्रेनिंग रहेगी, फ्लाइंग वालों की भी और ग्राउंड ड्यूटी वालों की भी। ये 62 हफ्तों की ट्रेनिंग चलने वाली है। एंड दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी जो कि नॉन टेक्निकल वाले हैं उनकी सिर्फ 52 हफ्ते चलेगी। वो उनकी एयरफोर्स ट्रेनिंग की जो उनकी अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर ये कराएंगे ट्रेनिंग है, देश के अंदर, भारत देश में। फिजिकल कंडीशनिंग के रिगार्डिंग ये बता रहे हैं, आपको रन करना आना चाहिए 15 मिनट में 4 किलोमीटर, स्किपिंग करना आना चाहिए, पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, रोप क्लिम्बिंग और स्विमिंग जैसी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ये सारी चीज़ें आपसे चेक करी जाएंगी। आपको सैलरी की बात बता देता हूँ, फ्लाइंग वालों की क्या रहेगी। एमएसपी भी दिया जाएगा। सबसे पहले आप समझिए, लेवल 10 का सैलरी 56,000 से लेके 1,77,000 तक का सैलरी रहेगा। 15,500 रुपये तक एमएसपी दिया जाएगा। यहाँ पर ये अलग से रहेगा, मतलब इतने रुपये आपको अलग से मिलेंगे। आप इसको, ये अलग हैं दोनों, ये और ये दोनों अलग हैं। फ्लाइंग वालों को मिलेगा ये, जो एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले, फ्लाइंग करने वाले एक पायलट का आप मान लीजिए, वो ऑफिसर को मिल रहे हैं इतने रुपये। इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, एक फिक्स्ड रहेगा ये, 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान ये आपको दिया जा रहा है। ये अलावेंस भी बता रहे हैं आपको, कौन कौन से अलावेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस देंगे, ये आपको सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे बता दी है। आप सभी लोग यहाँ से रीड कर लेना। ये ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी इन्होंने दी है कि ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। फिजिकल असेसमेंट से रिलेटेड बताया गया इन्होंने, सारा कुछ इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या चेक होगा। मिनिमम हाइट अगर फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। सिटिंग हाइट, बैठ कर भी ये देखेंगे आप, अगर बैठ बैठ के आपकी हाइट इतनी आनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी आनी चाहिए। लेग की लेंथ, आपके पैरों की लंबाई भी बता रहे हैं, और सारी कुछ ये एक एक चीज़ को चेक करेंगे भाई, इस बात का ध्यान रखना। बॉडी वेट पैरामीटर और ये सारी कुछ। बॉडी मास इंडेक्स आपका 27 से कम होना चाहिए। जो अदर ब्रांच वाले हैं उनकी हाइट कम भी चलेगी इनको, लेकिन फ्लाइंग वालों की इनको 162.5 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। दिल से जुड़ी हुई अगर किसी को बीमारी होगी नहीं होगी उसके रिगार्डिंग भी बता रहे हैं, क्या क्या चेक करने वाले हैं ये। देखिए पैनक्रियास, ये सब आपको पता होगा, आपने सुना होगा इन सब के बारे में। मैं आपको इसमें कुछ एक चीज़ जैसे कि क्लियर करता हूँ। लीवर की बात करते हैं, लीवर फिट कम माना जाएगा। फिट मांगने की कंडीशन इन्होंने बता दी, ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका फिट माना जाएगा। अभी कुछ लोगों को ये टर्म्स समझ नहीं आएंगे तो आप इनका टेस्ट करा सकते हो, आपके पास समय है काफ़ी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बाद होगा, आपके पास 1-2 महीने अभी भी हैं, तो ये सब आप देख लेना। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी इन्होंने बताया। तो भाई इसके अंदर पता है, मेडिकली फिजिकली हर तरीके से फिट होना बंदे का ज़रूरी होता है, मेल फीमेल जो भी फॉर्म भर रहे होते हैं। इसीलिए ये जॉब्स जो है आप कह लो कि वही लोग फॉर्म भरते हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, वही फॉर्म भरे इन चीज़ों में।
सारी आप देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम तो आप सिलेबस का तो एक दो पेज था, आप देखो इसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम चीज़ें ही डाल दी हैं, मेडिकली कितनी सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। एक्स्ट्रा ओरल एग्जाम, एग्जाम होगा। ग्रोस फेशियल एग्जाम, प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रोस asymmetry or soft hard tissue defect, scars, or if any incipient pathological condition of the jaw is suspected, it will be cause of a rejection। तो ये एक रिजेक्शन का कारण हो सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको देखनी है, इन सब पे ध्यान देना है आप सभी लोगों को। चलिए अब मैं आपको बता दूं, हाइट और वेट बता देता हूँ कि हाइट और वेट जो आपका एग्जाम होगा सभी पोस्टों के लिए कैसा चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये बात हो रही है महिलाओं के लिए। महिलाएं जितनी फॉर्म भरेंगी उनकी हाइट जो है वो 148 सेंटीमीटर कम से कम हो, अगर वो 20 से 25 के एज ग्रुप में आ रही हैं। अगर वो 26 से 30 के एज ग्रुप में आ रही हैं तो 46 उनका जो है वेट होना चाहिए, 46 kg प्लस उनका 148 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। ये उनको देख के चलना है। अगर उनका ज़्यादा है कम है तो वो अपने हिसाब से बैलेंस वो मेंटेन करें उस समय तक इस चीज़ को, इस टेबल के हिसाब से। सभी लोग देख लेंगे यहाँ से, उम्मीद है सभी लोग इस टेबल को अच्छे से देखेंगे। पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की भी उम्र, जिनकी भी 18 से 22 है, 47 उनका वेट और 152 उनका हाइट, ये मिनिमम है। अब मान लीजिए हाइट अगर आपकी ज़्यादा है तो किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, किसी का वेट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कि एक्चुअल बैलेंस ना हो सके तो आप देखो इसमें बैलेंस करके, नहीं होगा तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बनेगा। रेफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर आपका जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा वो ये कह रहे हैं कि हाइपर मेट्रोपिया का +1.5 D SPH रहना चाहिए। मैनिफेस्ट मायोपिया का कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी आप सभी लोग यहाँ से देख लेना। अब ये क्या होता है, अभी कुछ लोग कहेंगे ये हाइपर मेट्रोपिया और ये सब क्या है। ये आई के लिए होते हैं, आंखों के लिए चेक करा जाता है कि इन वन आई, एक आंख से आपको 6/6, यानी कि शायद ऐसा होगा कि 6/6 चीज़ें दिख रही हैं। 6/9 मतलब कि 9 में से 6 चीज़ें सही से आपको दिख रही हैं दूसरी आंख से, और एक आंख से पूरी 6 की 6 दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें इसको फॉर ओनली फॉर हाइप्रोमेट विजुअल, ये हो जाता है हाइपर मेट्रोपिया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, सबका ध्यान देना होगा इन चीज़ों पे, तभी आप इसमें अपना ले पाएंगे जॉब को। हालांकि ये जॉब अभी होगी नहीं, ये 2024 के बाद। अभी तो एग्ज़ाम करा लेंगे और फिर 2025 में, अब मैं आपको बताऊँ इसमें एग्ज़ाम करा रहे हैं, मेडिकल ये वो, ये कर करके पूरा साल निकाल देंगे आपका 2024 का। 2025 में जाके आपका ट्रेनिंग चालू कराएंगे। उस दौरान आपका सैलरी मिलता रहेगा जो ये बता रहे हैं, और साथ में आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, आप सीखते भी रहेंगे। फिर 25 के बाद हो सकता है 2025 जाने के बाद ये आपको फिर वहाँ से आपका जो जॉब का काम रहेगा वो चालू हो जाएगा वहाँ से। ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से चलेंगी। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको है तो उसका सर्टिफिकेट ये रहेगा, इसको भर के जमा कर देना यहाँ पर फॉर्म में, इसी फॉर्म में जो आप अप्लाई कर रहे हो। टैटू वालों के लिए रहेगा ये फॉर्म। कास्ट वालों का फॉर्म यहाँ नहीं है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं था, यहाँ पे कास्ट वाली बात ही नहीं थी। आप अगर देखोगे यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने बोला है जो एज दी है वही आप फॉलो कर रहे हो तो फॉर्म भर दो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये इनका रहेगा। चलिए आगे आते हैं हम। ये अप्लाई करने का लिंक है, आपने देखा, आपको सिलेबस बता दिया एग्ज़ाम का, क्वालिफिकेशन बता दी, फॉर्म का फीस और सारी जानकारी आपको दे दी गई है यहाँ पे। किसी को ऐसा कुछ ना समझ आया हो आप बता सकते हैं, आपको दिखा दूँ। तो ये अप्लाई करने का लिंक है, यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, अपना नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, एक ओटीपी जनरेट करो, फिर यहाँ से
OTP डालो जो मोबाइल पे आया वो इधर डालो, ईमेल वाला इधर डालो, ये कैप्चा डाल के साइन अप करो। साइन अप मतलब होता है जो एक फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करता है, साइन इन वो करता है जो पहले से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो साइन अप करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना जो भी जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, फ्लाइंग वालों पे या नॉन फ्लाइंग ग्राउंड वालों पे, तो सब पे आप लोग को इसी तरीके से जाना होगा, फीस पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और डिटेल्स डाल के सबमिट करना होगा। ये प्रोसेस रहेगा इस जॉब पर अप्लाई करने का। हालांकि ये पहले जो ट्रेनिंग है उसके बाद ही ये जॉब है, पहले आप ट्रेनिंग समझो, इसमें ट्रेनिंग करोगे आप, लेकिन वो ट्रेनिंग जो रहेगी ना वो ऐसे ही नहीं कराई जा रही, उसमें आपको सैलरी दी जा रही है, ठीक है। जिसको आप स्टाइपेंड कहोगे, ट्रेनिंग के समय पर सैलरी को स्टाइपेंड कहा जाता है, जब वो जॉब हो जाती है तो उसको सैलरी कह दिया जाता है। फ़र्क इतना ही है, लेकिन उसमें जो आपको मिल रहे होते हैं रुपए, उनमें फ़र्क आ जाता है। चलिए आपको आगे दिखाऊं, मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर का, पिछली साल का अगर आपको दिखाऊं तो पिछली साल ये एग्ज़ाम अगस्त के समय में हुआ था, 2022 के अगस्त में हुआ था। और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो सिलेबस रहा था, आप देख रहे होगे ये सिलेबस था आपका जो प्रीवियस ईयर का था। ये भी मैंने इसलिए आपको दे दिया है कि आप दोनों को कंपेयर कर लो, आपको क्या चेंज लग रहे हैं इस बार के में, और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लो। अब मेरी एक ही आपसे विनती रहेगी भाई, भारत देश में इस जानकारी को फैला दो पूरे देश में, जहाँ जहाँ तक भी आपसे हो सके। ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली भारतीय वायुसेना के अंदर जॉब मिलना आसान बात तो होती नहीं है। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, मेडिकली, फिजिकली और एजुकेशनली, सोशली, पता नहीं किन किन तरीके से उसको फिट होना ज़रूरी होता है, एक एजुकेटेड होना ज़रूरी होता है, तब जाके उसको ये जॉब मिलती है। उसमें भी ये ट्रेनिंग चलती है बहुत समय, उसके बाद जाके ये सब होता है। तो इसीलिए इसको आप छोड़ना मत, जो लोग सारी चीज़ें एलिजिबल हैं वो लोग तो ज़रूर फॉर्म भरना। हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, आप पूरे दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में फैला देना इस जानकारी को। शेयर के बटन पे जाओ और इसको फैला दो, लोगों तक आपस में शेयर कर दो। चलिए हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।